अस्सलाम वालेकुम। इंसान मर जाता है पर उसका किरदार तारीख में ज़िंदा रहता है। ये किरदार किसी लीडर का हो तो उसमें अच्छाई या बुराई का फैसला वहाँ की अवाम या बाद में आने वाली नस्लें तय करती हैं। ऐसे ही किसी किरदार की आज हम बात करेंगे जो तारीख में हमेशा के लिए अमर है। 20वीं सदी के शुरू होने के बाद जब भी कोई इंसानी तारीख लिखने की कोशिश करेगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ इस किरदार को लिखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं हूँ नवीद असलम, आप देख रहे हैं नवीद असलम रिव्यू। आज हम जिस किरदार की बात करेंगे, इस किरदार को आज लोग एडोल्फ हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर 20 अप्रैल सन 1899 में ऑस्ट्रिया के शहर ब्रोनाउ में पैदा हुआ। ये शहर जर्मनी की सरहद के बिल्कुल करीब है। वालिद का नाम एल्विस हिटलर और वालदा का नाम क्लारा पोजल हिटलर था। गुर्बत के आलम की वजह से वो सेकेंडरी तालीम से आगे न बढ़ सका, लेकिन उसे पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था। हिटलर ने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने की 2 दफा कोशिश की, लेकिन दोनों बार नाकाम रहा। दोनों बार उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसकी ड्राइंग और पेंटिंग की सलाहियतें अकेडमी के मेयार पर पूरा नहीं उतरती। अकेडमी वालों को क्या मालूम आगे चलकर हिटलर पूरी दुनिया, खास तौर पे यूरोप की ऐसी पेंटिंग बनाने वाला है कि उस पेंटिंग को आप कभी मिटा नहीं सकते। हिटलर का खानदान शुरू से ही माली मुश्किलात का शिकार था। उसके वालिद की वफात के बाद उसकी वालदा को महदूद वसाइल के अंदर गुजारा करना पड़ा। इसी दौरान हिटलर खुद भी माली मुश्किलात की वजह से छोटे मोटे काम करता रहा। उसका हमेशा ख्वाब पेशावर आर्टिस्ट बनने का था, जो पूरा ना हो सका। उसके इन हालात का सबब शायद ऑस्ट्रिया की हुकूमत का भी अमल दखल था, जो बज़ाहिर हंगरी के इश्तराक से एक बड़ी ताकत थी, जो वस्ती यूरोप में ऑस्ट्रो हंगरिया के नाम से पहचानी जाती थी। इस सल्तनत का दारोमदार ज़राअत, सनत और तिजारत पर था। वियना, जो सल्तनत का दारुल हुकूमत था, एक मुआशी और सकाफती मरकज़ था, मगर सल्तनत का मुआशी समरात का अवाम तक न पहुँचना एक संगीन मसला था, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के दरमियान वाज़िया फ़र्क था। इस दौरान हिटलर की वालदा 21 दिसंबर 1907 को इंतकाल कर गई और उसकी मौत की वजह छाती का कैंसर था। मगर कहा जाता है कि एक यहूदी डॉक्टर की गलत तशखीस की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई और हिटलर अपनी वालदा की मौत का जिम्मेदार उसी डॉक्टर को समझता था। वालदा की मौत के बाद हिटलर काफ़ी मायूस हुआ। उसके हालात मज़ीद ख़राब हो गए और उसकी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। 1909 में वो बेआसरा लोगों की रिहाइश गाह पर रहने लगा। इस दौर में ऑस्ट्रिया के हालात भी मजहबी तअस्सुब और नस्ल परस्ती की वजह से काफ़ी ख़राब हो गए थे। यहूदी आबादकारी की वजह से ईसाइयों को रोंदे जाने के अंदेशे का खुलेआम इजहार किया जाता था। हिटलर के ज़हन में यहूद दुश्मन सोच की इब्तदा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हिटलर खुद अपने किताब में इस सोच को वियना में अपनाने का जिक्र करता है। अपने वालिद की जायदाद से आखिरी हिस्सा उसे सन 1913 में मिला, जिसके बाद वो ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी चला गया, जहां जर्मनी एक मजबूत मैशियत रखता था और यूरोप की बड़ी इक्तिसादी ताकतों में से एक था। हिटलर यहाँ जरिया मुआश ढूंढने लगा। इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 यानी आलमी जंग 1914 में शुरू हो गई। इस जंग के पीछे वैसे तो कई वजूहात शामिल हैं, मगर इस जंग का फौरी सबब ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्चडीविक फ्रांसिस को उसकी बीवी सोफिया समेत 28 जून 1914 को बोस्निया के अंदर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल को अंजाम देने वाला सर्बिया की कौम परस्त तंजीम ब्लैक हैंड का रुकन गोरिलो प्रिंसिप था। वली अहद के कत्ल का इल्जाम ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बराह रास्त सर्बिया पे लगाया और उसे एक सख्त अल्टीमेटम दिया गया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो मुआहदे के तहत दोनों तरफ के इत्तेहाद भी इस जंग में शामिल हो गए, जिसका नतीजा पहली वर्ल्ड वार की सूरत में निकला और यह जंग यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इस जंग में हिटलर ने रजाकाराना तौर पर जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार की, मगर जंग के दौरान ही हिटलर को सिपाही के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और हिटलर पैगाम रसां के तौर पर माज के दोनों तरफ अपना काम अंजाम देने लगा। जंग के दौरान एक हमले में हिटलर की आंखों की रोशनी कुछ अरसे के लिए चली गई। हिटलर ने मगरबी माज पर कई जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें बैटल ऑफ येपर्स, बैटल ऑफ द सोम और बैटल ऑफ द पास्चेंडेल शामिल है। इस खिदमात पर हिटलर को 2 मरतबा आयरन क्रॉस दिया गया। हिटलर इस जंग के इख्तिताम पर जर्मनी की शिकस्त और वारसाई मुआहदे पर सख्त मायूस हुआ। इस जंग ने उसके सियासी नजरियात को बहुत मुतासिर किया। वारसाई मुआहदे के तहत जर्मनी को जंग के आगाज की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करना, अपने फौजी ताकतों को गैर मुसल्लह करना, इलाकों को छोड़ना और मुतअद्दिद ममालिक को तवाने जंग अदा करना था। एक अंदाजे के मुताबिक जर्मनी पर सन 1918 में जो जुर्माना डाला गया वो रकम लगभग 32 अरब डॉलर बनती थी। इस मुआहदे के तहत जर्मनी को अपने 13% इलाके, 12% आबादी, 48% लोहे की कानों और 10% कोयले की कानों को छोड़ना पड़ा और तवान की रकम इसके अलावा थी। जर्मनी की
फौज को कम करके 1 लाख तक महदूद कर दिया गया। नेवी में सिर्फ 36 जहाज रह गए, आबदोज रखने की इजाजत नहीं थी और फिजाइया को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। जर्मनी के तकरीबन 8000 रेलवे इंजन और तकरीबन 2 लाख रेलवे बोगियां छीन ली गई। इस मुआहदे का असर हिटलर के साथ साथ पूरे जर्मनी पर पड़ा। इक्तसादी और मुआशी बहरान मजीद बढ़ गया और बेरोजगारी अरूज पर चली गई। जर्मन आवाम ने जंग की जिम्मेदारी तनहा उठाने और इस मुतनाज़ा मुआहदे को कभी कबूल नहीं किया। इस चीज को देखते हुए हिटलर फौज छोड़कर सियासत में आ गया। जंग के बाद हालात ने उसके अंदर कौम परस्ती और इंतहा पसंदी को जन्म दिया। वो समझता था ये मुआहदा जर्मनी के लिए जिल्लत और तबाही का बायस है। सन 1919 में हिटलर वर्कर पार्टी का रुकन बना और 1920 में इस पार्टी का नाम तब्दील करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया गया, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। वो पार्टी में पूरी तरह से एक्टिव हो गया, हर मीटिंग पर, हर इवेंट में हिस्सा लेने लगा। वो तकरीरें करता। हिटलर की तकरीरें उसकी शख्सियत और नाजी पार्टी के नजरियात का इजहार का अहम जरिया थी। हिटलर की तकरीरें जोशीली अंदाज में होती थीं। उसकी तकरीरें सुनने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती थीं। वो अपनी तकरीरों में जज्बाती अपीलों का इस्तेमाल करता और जर्मन अवाम के एहसासात, उम्मीदों और खदशात को मुखातिब करता। हिटलर की तकरीरों में खुद एतमादी साफ तौर पर नजर आती थी। वो अपने पैगाम को यकीन और एतमाद के साथ लोगों तक तकरीरों के जरिए पहुंचाता। हिटलर की तकरीरों में खास बात यह थी कि वह अवामी ज़बान में बात करता। अल्फाज और जुमलों का चुनाव ऐसा होता कि अवाम को आसानी से समझ आ जाता। जर्मनी के मौजूदा मसाइल और मुश्किलात को बयान करने के बाद उन मसाइल को हल करने की बात करता और सुनने वाले आसानी से इस बात पर एतमाद कर लेते। अवाम में उसकी मकबूलियत को देखते हुए 29 जुलाई 1921 को पार्टी का सरबराह बना दिया गया। हिटलर ने 1923 में जर्मनी में बगावत की नाकाम कोशिश की। इस बगावत के नतीजे में हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 5 साल की कैद सुनाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन वो सिर्फ 9 माह बाद ही बाहर आ गया। जेल में उसने मेरी जिदोजहद के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने नजरियात और जर्मनी की बेहतरी के लिए मंसूबों के बारे में बात की। हिटलर के ख्यालात में ये था यहूदियों ने पहली आलमी जंग में जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ बरतानिया और फ्रांस का साथ दिया। उसके नजदीक जर्मनी में रहते हुए जर्मन मफाद के खिलाफ काम करना नाकाबिले माफी जुर्म है। जहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, उस वक्त यूरोप के सारे ईसाई यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। वो यहूदियों से इसलिए भी नाला था कि वो अपने आप को खुदा के चहीते और मुंतखब कौम समझते थे। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। पार्टी में नए नए चेहरे मुतारिफ करवाए। उसने हर उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जिससे उसकी पार्टी और उसे अवामी हिमायत हासिल हो, जैसा कि रेडियो, पोस्टर, रैलियां और अखबारात के जरिए ने अवाम तक अपने नजरियात को पहुंचाया। सन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को शदीद मुतासिर किया, जिसकी वजह से जर्मनी के मजीद हालात खराब हो गए और हिटलर ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अवाम को बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर अपनी हिमायत में इजाफा किया। उसने मजीद छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद किया, अपनी सियासी कुव्वत में इजाफा किया। सन 1933 के इंतखाबात में हिटलर की नाजी पार्टी अक्सरियत तो ना हासिल कर सकी, मगर जर्मनी की सबसे बड़ी सियासी जमात जरूर बन गई। तो उस वक्त के जर्मनी के सदर ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर जर्मनी के सबसे बड़े ओहदे चांसलर तक जा पहुंचा। चांसलर बनने के बाद फौरी तौर पर उसने तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में कर लिए, आइन में तब्दीलियां की, अपनी ताकत को मजीद बढ़ाया। उसने खास तौर पर यहूदियों, हम जिन्स परस्तों और दीगर निचली नस्लों के लिए कवानीन मजीद सख्त कर दिए। उसने वारसाई मुआहदे को तोड़ते हुए जर्मनी की हदूदों को बढ़ाने के लिए जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई। वो जर्मनी के खोए हुए हिस्सों को वापस पाना चाहता था और इसलिए उसने जर्मन फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। आर्मी के सारे अफसरान से अपनी वफादारी का हलफ लिया और 2 अगस्त 1934 को सदर के इंतकाल के बाद हिटलर सदर और चांसलर के ओहदे को मिलाकर जर्मनी का अकेला रहनुमा बन गया। उसने फौजी कुव्वत में इजाफा किया, आर्मी बजट को बढ़ाया, आर्मी में नई भर्तियां की और फौज की जदीद असला साजी की। उसने कभी आर्मी चीफ का ओहदा नहीं संभाला, मगर फौज उसका कोई भी हुक्म नहीं टालती थी। हिटलर ने जब 1933 में हुकूमत संभाली तो उस वक्त जर्मनी में बेरोजगारी की शरह 30% थी। तकरीबन 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे। हिटलर ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शुरू किए, जैसे कि ऑटोबान की तमीर, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा फौजी संतों में भी रोजगार के मौके पैदा किए गए। हिटलर ने खुद कफालत की पॉलिसी अपनाई ताकि जर्मनी को मुआशी और इक्तसादी तरक्की पर डाल सके। उसने दरामदाद को कम किया क्योंकि वो मुल्की संतों को फरोग देना चाहता था। इस वजह से खाम माल की मकामी पैदावार और इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सनती पैदावार में इजाफा हुआ, असला साजी, तैयारा साजी, ऑटो या गाड़ी साजी में इजाफा हुआ, जिससे मैशियत में तेजी और रोजगार के मौके पैदा हुए। उसने मैशियत पर सख्त कंट्रोल रखा। उसने यहूदियों या सियासी मुखालफिन या उस वक्त जो भी जर्मनी के मफाद के खिलाफ काम करता, उनकी जायदादें जब्त कर लीं। उसने 1933 से लेकर सन
सन 1939 के दरमियान जर्मनी को मजबूत करने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे जर्मनी मजबूत हो। इस काम के लिए उसने हर वो हद पार कर दी, जैसा कि इंसानी हकूक की पामाली, यहूदियों की नस्ल कुशी और भी कौमों को दबाकर अपने साथ मिलाया या उनका खात्मा कर दिया। उसने इस अरसा में ऑस्ट्रिया और स्वीडनलैंड से इल्हाक और राइनलैंड पर कब्जा किया। वो 1933 से 1939 तक बेरोजगारी 30% से 0 तक ले आया था। सन 1939 में स्वीडिश नोबल कमेटी ने हैरान कुन तौर पर हिटलर का नाम नोबल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया। जब ये खबर मंजर आम पे आई तो स्वीडिश रुकन पार्लिमान एरिक ब्रांडेन ने कमेटी को खत लिखकर हिटलर का नाम फहरिस्त से निकलवा दिया। ताहम अगले साल कमेटी ने फिर हिटलर को नॉमिनेट किया, मगर एरिक ब्रांडेन ने दोबारा खत लिखकर हिटलर का नाम निकलवा दिया। 1 सितंबर 1939 का वो दिन शायद हिटलर की जिंदगी का सबसे बड़े गलत फैसले का दिन था। उसने जर्मनी को मजीद तोसी के चक्कर में पोलैंड पर हमला कर दिया। बरतानिया और फ्रांस पोलैंड के जमानती होने की वजह से वो जंग में शामिल हो गए और यूं 20 साल बाद पूरी दुनिया दोबारा वर्ल्ड वार 2 की लपेट में आ गई। कहा जाता है कि 6 साल तक चलने वाली इस जंग में तकरीबन 85 मिलियन के करीब लोग मारे गए, जो उस वक्त दुनिया की टोटल आबादी का तकरीबन 5% बनती थी। हिटलर ने जर्मनी को मजबूत करने के चक्कर में पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। उसने इस जंग में खास तौर पर यहूदियों को टारगेट किया। उनकी नस्ल कुशी की। सिर्फ यहूदी ही नहीं और भी अकलीतें उसके जद में आईं। हिटलर ने इस जंग में यूरोप के कई इलाकों पर कब्जा किया, जिसमें ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड का मगरबी हिस्सा, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस के साहिली इलाके, यूगोस्लाविया, यूनान, मगरबी सोवियत यूनियन। इसके अलावा उसके इत्तेहादी ममालिक रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और इटली भी उसकी हिमायत में थे। हिटलर पै दर पै महाज खोलता गया, कब्जा करता गया, मगर असल मुसीबत उसके लिए तब शुरू हुई जब 1941 में अमेरिका ने इस जंग में शमूलियत इख्तियार की। अमेरिका ने जर्मनी के मुखालिफ इत्तेहाद को भारी मिकदार में असला, खुराक और दीगर वसाइल फराहम किए, जिससे इत्तेहादी अफवाज की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। इसके बरक्स हिटलर ने एक साथ कई महाज पर जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से उसको मसाइल का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी अफवाज ने जर्मन फिजाइया को शिकस्त दी, जिससे उसकी फिजाई बर्तरी खत्म हो गई। इत्तेहादी अफवाज ने जर्मन शहरों पर मुसलसल बमबारी की, जिससे जर्मन सनत और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। आखिरकार जर्मनी के मुखालिफ इत्तेहाद बर्लिन शहर तक पहुंच गया। इत्तेहाद ने शहर का मुहासरा कर लिया। हिटलर को जब यकीन हो गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम 50 फुट गहरे बंकर में गुजारे। इत्तेहादी अफवाज के करीब आने की वजह से उसने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले आखिरी दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से शादी की, जिसके बाद हिटलर ने खुद को गोली मारी और एवा ब्राउन ने जहर पी लिया था। उसके बाद हिटलर के वफादार साथियों ने उसकी लाश को जला दिया, जिसका हुक्म हिटलर ने खुद दिया था। ये थी कहानी हिटलर की जिंदगी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।